Good morning, all of you. Welcome to your SST class, and today we are continuing our chapter 3 of history, that is nationalism in India, and I am explaining you the topic the civil disobedience movement. Students, till today we have learned that why Gandhiji we have learned that why Gandhiji started civil disobedience movement and how he started this movement, and secondly we also learned that under which conditions people participated in the civil disobedience movement, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि how the participants see the movements, उन्होंने किस तरह से इस मूवमेंट को देखा. ठीक है. एंड नाउ टुडे आई एम कवरिंग द टॉपिक that is the limits of civil disobedience movement. Now, what was the limits of civil disobedience movement? एग्जैक्टली बेटा क्या हुआ था कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में भी जब पीपल पार्टिसिपेट कर रहे थे तो दे हैव देयर ओन गोल्स. हर एक के अपने अपने गोल्स थे. पुअर रिच पीजेंट्स कुछ और डिमांड रख रहे थे, पुअर पीजेंट्स की डिमांड्स कुछ और थी. ऐसे ही जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे दे आर डिमांडिंग समथिंग एल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैव देयर ओन डिमांड्स. ओके, तो इस तरह से जब सबके गोल्स अलग अलग थे, नो डाउट दे हैव वन गोल ऑल्सो, दैट इज़ टू बी लीव द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया. बट विद दिस गोल दे हैव देयर ओन गोल्स ऑल्सो. इस गोल के साथ साथ उनके अपने कुछ गोल्स भी थे. तो अब उन गोल्स के साथ साथ अब हम ये पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या थी. एग्जैक्टली मैंने आपको कल बताया था कि जैसे पुअर पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इसमें जो मूवमेंट थी इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट नहीं किया. दे आर नॉट सो एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग दिस मूवमेंट. वाई? इसके रीजंस मैंने कल आपको बताए थे. ठीक है. अब इसके अलावा उन दो सोसाइटी के दो पार्ट्स के अलावा, पुअर पीजेंट्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलावा और बहुत सारे लोग थे या बहुत सारे सोसाइटी का पोर्शन था जिसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. एंड अमंग ऑफ देम वन इज़ दलित. We can say untouchables. Students, as you all know that at that time there was the untouchability in our country, in our society. There was the society that was count as untouchables, and people, the high caste people are not like to be live with them and to be sit with them. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी देयर वॉज नो अनटचेबल्स, एंड गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट, स्टार्टेड समथिंग टू डू टू रिमूविंग अनटचेबिलिटी. उन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए कुछ काम भी किए. ठीक है. तो लेट्स सी दैट how Gandhiji work for untouchables and what are the limits of civil disobedience movement. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. सभी स्वराज के कॉन्सेप्ट पर नहीं वर्क कर रहे थे. One such group was nations untouchables. इनमें से एक कौन थे? Untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalits or oppressed. जो कि 1930s के आसपास अपने आप को दलित्स और oppressed मानते थे. For long the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis and the conservative high caste Hindus. एक लॉन्ग समय तक कांग्रेस जो थी वो दलित्स को इग्नोर करती आ रही थी. किस वजह से? वो क्योंकि वो सनातनीज का अपनी तरफ झुकाव चाहती थी और इसके साथ साथ हाई कास्ट हिंदूज़ को. बट महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर किया कि स्वराज हम तब तक गेन नहीं कर सकते जब तक कि हम सबको इकट्ठा लेकर नहीं चलते.
महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कि स्वराज अगले 100 सालों तक भी नहीं आ सकता इफ़ द अनटचेबिलिटी इज़ देयर इन आवर सोसाइटी। अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड, कि अगर हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं करते, रिमूव नहीं करते, तो हम स्वराज का सपना भी नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। ठीक है। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, उन्होंने अनटचेबल्स को क्या कहा? हरिजन। हरिजन जो हरि यानी कि गॉड, भगवान विष्णु के जो जन हैं, जो सेवक हैं, जहाँ विष्णु के जो लोग हैं वो हरिजन हैं। तो हम तो सभी भगवान के ही बनाए हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा ताकि लोगों की इनके प्रति जो घृणा थी या लोग जो इनको पसंद नहीं करते थे वो थोड़ा सा चेंज हो उनका माइंड। ओके, नाउ or the children of God organized satyagraha to secure them entry into temples and access to people wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify the work of the bhangi. देखो, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उन्हें क्या कहा उन्होंने? हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सत्याग्रह उसके अगेंस्ट, उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट सत्याग्रह भी चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों के जो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कि वो टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, पब्लिक वेल्स को यूज़ नहीं कर सकते थे, रोड्स और स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, तो गांधी जी ने उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने खुद अपने टॉयलेट्स को साफ़ किया और बताया कि जो भंगी काम कर रहा है वो कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, वो भी एक डिग्निफाई वर्क है। अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। एंड persuaded upper caste to change their heart and give up the scene of untouchability, उन्होंने परस्यूड किया अपर कास्ट को, उनको कहा कि अपनी ये जो अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस है इसको ख़त्म करो। ठीक है। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। बट यहाँ पर बहुत सारे दलित लीडर ऐसे भी थे जो ये प्रॉब्लम, अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से दूर नहीं करना चाहते थे। मतलब कि उन्होंने कुछ और ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा इस प्रॉब्लम का, अनटचेबिलिटी का। उनके अकॉर्डिंग जब हमें समाज में अलग कर ही दिया गया है तो व्हाई नॉट कि हमें एक सेपरेट सीट्स दे दी जाए, हमें सेपरेट एरिया दे दिया जाए और हम लोग वहाँ पर आराम से रहें। ठीक है। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी, तो उन्होंने इसके प्रॉब्लम के लिए अलग से डिमांड की। दे बिगनिंग ऑर्गेनाइजिंग दैम सेल्फ, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, अपनी पार्टीज़ बनाई, जैसे कि बाकी कास्ट में पार्टीज़ थी वैसे ही दलित ने भी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रेम किया। एंड ए सेपरेट डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब उन्होंने रिजर्व्ड सीट्स की डिमांड रखी कि हमें जैसे स्कूल्स में जाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए स्कूल्स में कुछ सीट्स रिजर्व कर देनी चाहिए कि इन सीट्स पर तो आएंगे ही दलित्स। एंड ए सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज़ दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और ऐसे ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चूज़ कर दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझते हो कि अगर पूरे इंडिया में से कुछ पोर्शन, कुछ सीट्स जो हैं वो दलित्स के लिए रिज़र्व कर दी जाएं, कि उन सीट्स पर दलित्स ही खड़े होंगे और वही इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये रिजर्वेशन पॉलिसी थी एक तरह से, जो हम आज भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। They believed would resolve the problem of their social disabilities. Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited. अब वो ये चाहते थे कि ये सब कुछ हो, और जब तक वो नहीं मिलता था तब तक उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए क्या हुआ
कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़, कि अगर हम पॉलिटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, तो हमारी जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। यही कारण था कि सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट में जो इनका पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था। महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर रीजन ऐसे थे जहाँ पर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, किनकी, दलित्स की, उनका जो वर्क था वो स्ट्रॉन्ग था और वो अपने आप को कोशिश कर रहे थे अपने आप को फॉर्म में लाने के लिए, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए। ठीक है, अब इनके लीडर कौन थे दलित्स के? दलित के लीडर्स थे B.R. अम्बेडकर। As we know that Ambedkar was also known as Baba Saheb and he was the maker of our constitution. वो हमारे constitution के maker भी हैं। He also started the movement against the Dalit Samaj. Exactly, B.R. Ambedkar belongs to the Dalit Samaj. उन्होंने उस पीड़ा को सहन किया था जो दलित्स को सहन करनी पड़ती थी रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने दलित्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट इज़ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits. और इनका महात्मा गांधी के साथ क्लैश हो गया। क्लैश मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा अनबन हो गई, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया बीच में, थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर जब गांधी जी ने लंदन जाना था, उन्होंने क्या डिमांड रखी थी कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाए और वहाँ से सिर्फ दलित ही इलेक्शन लड़ेंगे ताकि उनको पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिले। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को कंसीडर किया, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी हो गई कि हाँ हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, बट गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। एग्जैक्टली वाई गांधी जी नॉट वांट टू बी ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स? देखो बच्चे, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर दोनों ही एक मैच्योर लीडर्स थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि गलत थे वो। ठीक है, ना B.R. अम्बेडकर गलत थे, ना ही गांधी जी गलत थे, बट उनके अपने अपने व्यूज़ थे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो B.R. अम्बेडकर की डिमांड थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, हमें सेपरेट सीट्स रिजर्व कर दी जाएं, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग कि मैं जो अनटचेबिलिटी रिमूव करना चाह रहा हूँ, अगर हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं या इनके लिए सेपरेट सीट्स को रिजर्व कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो अनटचेबल हैं ये सदा के लिए सेपरेट ही हो जाएंगे, लोग इनको कभी अपने में मिक्स नहीं कर पाएंगे। जो गांधी जी नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, ये क्रिएट ही ना हो। इसलिए गांधी जी ने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो उनकी डिमांड थी उसको मना कर दिया या वो उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो उन्होंने फास्ट हड़ताल कर ली, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं। एंड ही बिलीव द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द लिस्ट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। उनको ये विश्वास था कि अगर बिलीव था कि अगर हम इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ढूंढते हैं तो वो जो प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो उनको इंटीग्रेट करने का, सोसाइटी को एक करने का, वो स्लो डाउन हो जाएगा और सोसाइटी एक नहीं हो पाएगी। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position with the result was Pune Pact of September 1932. अब गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में ये टेंशन चल रही थी, दोनों इस बात को लेकर इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए या नहीं चाहिए। तो 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। आपने याद रखना है, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर इन द ईयर 1932.
and it gave a depressed class later to be known as the scheduled caste. ठीक है, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया. इस पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, गांधी जी ने कहा कि ठीक है कुछ सीट्स जो हैं वो प्रोविजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्व कर दी जाएंगी फॉर द डिप्रेस्ड क्लास के लिए. एंड द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रेसिव टू द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. ठीक है, बट फिर भी दलित जो थे वो एप्रीहेंसिव ही रहे कांग्रेस की नेशनल मूवमेंट्स को लेकर, कुछ खास उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सेशन. देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट एट अ लार्ज स्केल बिकॉज ऑफ दिस टेंशन बिटवीन द गांधी जी एंड अम्बेडकर. ओके, नाउ अब समाज का कौन सा पार्ट था जिसने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं किया, ये तो था कास्ट के बेस पर. अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन, द डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया एक लार्ज स्केल पर. व्हाई नॉट? देखो जब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब गांधी जी ने अली ब्रदर्स को अपने साथ लिया था और एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी. ठीक है, बट आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक गैप बन गया था और 1920 में जाकर ये बल्कि अलग भी हो गए थे और मुस्लिम्स ने अपनी एक पार्टी बना ली थी दैट वाज नेम्ड एज मुस्लिम लीग, जिसे उन्होंने मुस्लिम लीग कहा था. ठीक है, तो अब मुस्लिम्स ने भी इस में पार्टिसिपेट नहीं किया. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ल्यूकवार्म मतलब कि ऑलमोस्ट बहुत स्लो पार्टिसिपेशन था, ऑलमोस्ट नो था. ठीक है, अब उसमें क्या था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बहुत सारे सेक्शन था जो कि कांग्रेस से एलाइनेटेड अपने आप को अलग फील कर रहा था. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबल एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा. 1920s में आकर हिंदू महासभा के जो बनाई गई थी बाय द कांग्रेस, उसके में एलाइनेटेड कांग्रेस मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस से अलगाववाद फील कर रहे थे, थोड़े अलग अलग अपने आप को फील कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो शायद हमारे साथ वर्क नहीं करना चाह रही. एज रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्जन, जैसे ही हिंदू और मुस्लिम के बीच के जो रिलेशन थे वो थोड़े ख़राब हुए, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फेरेवर, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities, every not dependent on distance between the two communities. देखिए, the whole paragraph explaining you about the difference between the Hindu-Muslim unity. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सेपरेट हो गए, उनके बीच में एक फीलिंग ऑफ अलाइनेशन आ गया आफ्टर 1920s. अब इस फीलिंग ऑफ अलाइनेशन को एक पर्सन था जिसने और ज़्यादा तूल दिया, दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. ठीक है, अब मुस्लिम लीग एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई इन द ईयर 1920. वैसे तो 1916 में फॉर्म हुई थी मुस्लिम लीग. ठीक है, अब द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. उन्होंने अपने आप को अलायंस भी किया, बट 1927 में ये जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो गई. मुस्लिम लीग और हिंदूज़ के बीच में, कांग्रेस के बीच में जो यूनिटी थी वो टोटली ख़त्म हो गई. यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई कि मुस्लिम को ये फील हो रहा था कि हिंदू जो हैं और कांग्रेस जो है वो हमारे लिए वर्क नहीं करेगी, बिकॉज
मुस्लिम्स आर इन मिनॉरिटी। ठीक है, तो यही यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डिमांड रख दी, वही सेम डिमांड ऑफ दैट वाज बाय बी आर अम्बेडकर, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी ये चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए। मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in the proportion of population in Muslim dominated provinces। देखो, उन्होंने कहा वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को भी गिव अप कर देते, को भी छोड़ देते, अगर उनको इस बात की श्योरिटी दी जाती कि सेंट्रल असेंबली में और लेजिस्लेटिव में उन एरियाज़ में जहाँ पर मुस्लिम्स डोमिनेटेड प्रोविनेंसेस है, जहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, वहाँ पर उनको मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन दे, वहाँ पर वही लोग खड़े हों, उन्हीं की सरकार बनाई जाए। ठीक है, नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन continued, but all hope of resolving the issue of all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts at compromise। ये सारे के सारे एफर्ट्स मुस्लिम और हिंदू जो कर रहे थे, गांधी जी ज्वाइंट करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, वो कहते हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स डिसअपियर्ड हो गए 1928 में, जब M.R. जायकर जो कि हिंदू महासभा के मेंबर थे, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया इस कंप्रोमाइज़ को लेकर। वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं, मुस्लिम प्रोविनेंसेस हैं जो, वहाँ पर किसी तरह के कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। दिस वॉज द रीज़न दैट मुस्लिम्स was also not participated into civil disobedience movement। और यही कारण रहा कि सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट व्हेन स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, मुस्लिम्स was not participated, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई तो एटमॉस्फेयर कैसा था, डिस्ट्रेस का एटमॉस्फेयर था कम्युनिटीज़ के बीच में। सम आर पार्टिसिपेटेड, सम आर नॉट पार्टिसिपेटेड। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्डेड टू कॉल फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल, वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल की कॉल के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि हम सब ने इकट्ठे होना है। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे वो सेपरेट हो चुके थे और वो अपने आप को एक अलग स्टेटस के रूप में देख रहे थे, एक मिनॉरिटी के रूप में देख रहे थे, और उन्हें ये लग रहा था कि अगर इंडिया मेजॉरिटी में हिंदू की मेजॉरिटी के साथ फ्री हो गया तो शायद भारतीय जो थे वो मिनॉरिटीज़ को कहीं कोई वैल्यू ही नहीं देंगे। तो ये आइडियाज़ चल रहे थे मुस्लिम्स के बीच में, कास्टिज़म के बीच में, धर्म को लेकर। तो दे विल नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू दिस मूवमेंट। देखिए बेटा, अब कल का सेक्शन और आज का सेक्शन, दोनों सेक्शंस को मिलाकर हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हु विल पार्टिसिपेटेड एंड हु विल नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे अपने आप, बाकी इसके नोट्स मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगी कि किसने पार्टिसिपेट किया और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, व्हाई। ओके, टिल देन you have to be try your questions and read your chapter. Thank you.